तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, नॉट ओनली दी सीपी एग्जाम, आईएफआरएस हो, यूएससीएमए हो। क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो इन्वेंट्री से रिलेटेड चीजें सिखाने जा रहा हूं। कल हमने लेक्चर 1 में इन्वेंट्री से रिलेटेड चीजों को डिस्कस किया था। आज हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में और भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके बेसिस पर आपसे एक असाइनमेंट भी मैं क्या करूंगा, चेक करवाऊंगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। आज के सेशन में हम जो सीखने वाले हैं वो आपको बहुत ही प्रैक्टिकली काम आने वाला है। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन, स्टॉक वैल्यूएशन कह लीजिए कि सर हम जब स्टॉक का वैल्यूएशन फिजिकली करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वो डिटेल हमें डिस्कस करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। लेट्स से आपका बैलेंस शीट डेट जो है वो है 31 दिसंबर, है ना। ठीक है सर, 31 दिसंबर को हमें स्टॉक का वैल्यूएशन करना था, लेकिन हम फिजिकली 31 दिसंबर को वहां पर ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाए जिससे कि हम स्टॉक को वैल्यू करें। बट हमने क्या किया, 15 जनवरी 2026 को हमने जाके फिजिकल काउंट किया, जबकि हमारा ईयर एंड होता था 2025 में। तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, कट ऑफ। जब आप ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर में अकाउंट्स पढ़ेंगे, यहां ये वर्ड बहुत बार यूज किया जाता है, कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है कि आपको एक पीरियड के ट्रांजेक्शन को दूसरे पीरियड के ट्रांजेक्शन से अलग करना चाहिए। तो अब मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई कि 2026 का गुड्स 2025 के गुड्स से अलग होगा, ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन हमने जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, जो फिजिकल वेरिफिकेशन हम करके आए हैं, वो हम कितने दिन बाद करके आए हैं, 15 जनवरी को। लेट से हमने वहां पर जाके काउंट करी, 15,000 यूनिट वहां पर पड़ी थी और हम 15,000 यूनिट का एक वैल्यूएशन कर रहे हैं, 2,50,000। ठीक है सर, 15,000 यूनिट आपने कौन सी डेट पे काउंट करी, 15 जनवरी। और आपको कुछ डेटा गिवन है। डेटा कहां से मिलेगा आपको, आपको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से डेटा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं कि हाँ सर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हमें डेटा दे देगा कि 1 जनवरी टू 15 जनवरी हमने गुड्स बाय किया हुआ है। जी सर। और 1 जनवरी टू 15 जनवरी हमने गुड्स को सोल्ड किया है। ये बात आप सबको पता है कि यस। अब मैं यहां पर केवल वैल्यू दे दे रहा हूं आपको, गुड्स बाय किया है 4 लाख का। ठीक है सर, ये थोड़ा कम ले लेते हैं, 40,000 का ले लेते हैं। और हमने गुड्स सोल्ड किया है 50,000 का, और हम प्रॉफिट बुक करते हैं 20% ऑन सेल। ठीक है सर। अब मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। आपका स्टॉक आपको कौन सी डेट का चाहिए, मेरा आपसे क्वेश्चन है। एक्सेल नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा बेटा एक्सेल? अब दिखेगा, अभी दिख रहा है सभी को। सर हमें हमारे स्टॉक का वैल्यूएशन चाहिए था 31 दिसंबर का, पर हम तो गए 15 दिसंबर को वैल्यू करने, सॉरी 15 जनवरी को, 15 दिन बाद। और जब हमने 15 दिन बाद जाके वैल्यूएशन किया तो 250 का हमें पता चला कि स्टॉक है। लेकिन 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक हमने कुछ गुड्स बाय किया था, उसका हमें परचेज से मिल गया डाटा। और 1 जनवरी टू 15 जनवरी कुछ गुड्स सोल्ड किया था, 50,000 का हमें सेल्स का मिल गया। अब अगर मैं रेसिप्रोकल तरीके से पीछे का स्टॉक वैल्यूएशन करना चाहूं तो क्या आप सभी लोग कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है सर। इसलिए पॉसिबल है कि अगर मैं यहां लिख लूं 15 जनवरी गुड्स ऑन वेयर हाउस, ये हमें पता चला कि हमारे वेयर हाउस में जो गुड्स था वो 250 का।
इस 250 में वो गुड्स भी शामिल है जो हमने 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में खरीदा होगा। क्या ये गुड्स 31 दिसंबर को अवेलेबल था? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सीधा, यस और नो। ये गुड्स अवेलेबल नहीं था ना, वहां पर अवेलेबल नहीं था, नहीं था। तो हम क्या ये लेस कर दें 1 जनवरी टू 15 जनवरी गुड्स को हम क्या कर दें, लेस कर देते हैं 40,000, क्योंकि ये माल तो वैसे था नहीं, तो हम 31 दिसंबर पे पहुंच गए। ये माल हमने जो बेचा, ये उस दिन पड़ा हुआ था या नहीं था 31 दिसंबर, क्योंकि हमने तो बाद में बेचा है, हमने तो 31 दिसंबर के बाद में बेचा है, ये गुड्स पड़ा हुआ था, लेकिन ये तो सेल्स पे हमें इसकी क्या चाहिए, कॉस्टिंग चाहिए। तो इसकी कॉस्टिंग निकालना क्या मुश्किल काम है? अगर हम इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दें तो अगर 50,000 में से 10,000 माइनस कर दें तो 40,000 हमारी कॉस्ट आ जाती। तो हम 1 जनवरी टू 15 जनवरी को जो सेल की गई थी, उसकी कॉस्ट, सेल कॉस्ट को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो हम यहां पर 31 दिसंबर के गुड्स को क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो प्लस माइनस करके को इंसिडेंटली 250 आ रहा है ना, आप ये मत बोलना कि सर 250 आ गया आपका आंसर, इट जस्ट को इंसिडेंट कि वो प्लस माइनस 40-40 हो गया, इसलिए। गेटिंग माई पॉइंट? क्या बात समझ में आ गई? आज के बाद इस प्रकार का कोई डिफरेंट डेट पर वैल्यूएशन होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। शुड आई मूव फर्दर? मैं ऐसा मान के चलूं कि हाँ सबको समझ में आ गई। चलिए, यहां से शुरू होती है अगली बिगनिंग, और भी डिटेल लेवल की। अब जब हम गुड्स को सोल्ड आउट करते हैं तो हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन होती है बायर्स के साथ में, टर्म्स डिसाइड होती है। तो सबसे पहली कंडीशन, अगर हम यहां पर एक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं एक चित्र बना रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ये एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमने गुड फूड नाम रख दिया। इस कंपनी का नाम क्या है? गुड फूड कंपनी। ये सेल करती है गुड्स, और ये बायर है एक, और बायर का नाम है 24/7। ठीक है, बायर की कंपनी का नाम क्या है? 24/7। ये बायर, उसको नाम हम यहाँ रख देते हैं 24 × 7, है ना। आप देखते होंगे स्टोर होते हैं ना 24/7। तो सेलर और बायर दो अलग अलग पर्सन है, लेकिन यहां पर जब हम गुड्स को सेल करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं तो हमारी टर्म्स क्या होती है वो हमें समझना है। यहां पर हम टर्म्स एंड कंडीशन रख रहे हैं FOB 8 शिपिंग पॉइंट। अब शिपिंग पॉइंट का मतलब हमें समझना है। यहां से मैं सारा डेटा आपको बहुत एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट पे लेकर जाऊंगा। टर्म्स FOB एट शिपिंग पॉइंट। शिपिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जो सेलर है वो अगर ट्रांसपोर्ट पर गुड्स डाल देगा, यहां पर मैं एक ट्रांसपोर्ट का भी बना लेता हूं शेप। हम ट्रांसपोर्ट का शेप थोड़ा सा डिफरेंट बना लेते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन है, इसका नाम है DHL। ठीक। अब बहुत ही ध्यान से समझिए। अब मालिकाना हक, ऑनरशिप कब ट्रांसफर हो जाती है? जब बायर मान के चलो मुंबई में है और सेलर मान के चलो इंदौर में है, और इंदौर से गुड्स मुंबई जाना है, तो वो एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है जिसका नाम है DHL। और बायर और सेलर के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन है कि जैसे ही माल DHL पर आ जाता है, ये माल सेलर से बायर का हो जाता है। क्या कंडीशन समझ गए आप? यस और नो? कंडीशन समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाँ सर। लेकिन सिर्फ कंडीशन समझने के बावजूद आप में से बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, मैं जानता हूं। अब मैं यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं, यहीं पर मेरे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मानकर चलो 28 दिसंबर को गुड्स जो है वो DHL के पास पहुंच गया।
लेकिन एक्चुअल में जो गुड्स है बायर के पास पहुंचता है 3 जनवरी 2026। हम हमारा एग्जाम्पल में 25 और 26 ले रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए सभी लोग कि गुड्स तो डीएचएल के पास 28 दिसंबर को पहुंच गया है। ये इन्वेंट्री किसके बुक्स में होनी चाहिए? किसकी इन्वेंट्री कहलाएगी? गुड फूड की कहलाएगी या 24/7 की कहलाएगी? आपका पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए, गुड फूड और 24/7। सभी लोग लिखें। तो सर टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो है एफओबी एट शिपिंग पॉइंट की। जैसे ही माल जो है वो डीएचएल पे पहुंच जाता है, जो कि 20 दिसंबर को पहुंच चुका है, तो इसका मतलब सर इंदौर वाला जो सेलर है उसको अपनी बुक्स में सेल्स बुक कर लेनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ। और जो बायर है मुंबई वाला, उसको अपनी बुक्स में परचेस बुक कर लेनी चाहिए, भले ही गुड्स अभी भी उसके पास नहीं पहुंचा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे कुछ अलग है, सिर्फ इतनी सी बात समझाने में थोड़ी मैं आया हूं। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि जब मुंबई यानी कि 24/7 का ऑडिटर 31 दिसंबर को फिजिकल काउंट करेगा, तो क्या उसकी इन्वेंट्री में ये वाला गुड्स दिखेगा या नहीं दिखेगा? यस और नो में बताना है आपको। सभी लोगों ने बोला नहीं दिखेगा सर। फिजिकल इन्वेंट्री में तो नहीं दिख रहा ना सर, क्योंकि फिजिकली तो वो माल अभी भी किसके पास पड़ा हुआ है? डीएचएल के पास पड़ा हुआ है। तो अगर मान के चलो हम यहां पर इन दी बुक्स ऑफ मुंबई, एक तो आपका फिजिकल जो गुड्स पड़ा हुआ है उसमें ऐड करना चाहिए हमें गुड्स इन ट्रांजिट। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम्म। कि यस सर, जो गुड्स इन ट्रांजिट है ये दोनों मिलाकर। आप मुझे बताइए मुंबई यानी कि 24/7 कौन से ईयर में जनरल एंट्री पास करेगा? अगला क्वेश्चन आप लोगों से ये, कौन से ईयर में जनरल एंट्री पास करेगा अपनी बुक्स में? 2025 में या 2026 में? तो आप में से बहुत सारे लोगों ने 2026 लिखा, जबकि हमें यहां पर 2025 में ही जनरल एंट्री कर लेनी चाहिए। तो जनरल एंट्री हमारी 2025 में ही क्या हो जाएगी? परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स। बात आपको समझ में आ गई? और 2025 में ही जो सेलर है उसको अपनी बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल को बुक कर लेना चाहिए टू सेल्स। बात समझ में आती है? सबको समझ में आना चाहिए ये बात कि जी सर। लेकिन सर ये समझने भर से थोड़ी काम होता, अभी और एडवांस लेवल पे भी समझना पड़ता है ना। अब एडवांस लेवल, एडवांस। अब अगर मानकर चलिए 2025 में एरर हो गया सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसने जनरल एंट्री पास नहीं करी, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बताओ बेटा। उसने तो जनरल एंट्री पास ही नहीं करी, तो उसकी बुक्स में उसको जनरल एंट्री क्या करनी चाहिए? बात एडजस्टमेंट एंट्री। उसने कोई एंट्री पास नहीं करी, तो सर बहुत सिंपल सी बात है। क्या आप बता सकते हैं? अक्रूड इनकम बच्चों ने डाल दिया, किसी ने रेवेन्यू डाल दिया, किसी ने रिटेन अर्निंग डाल दी,
किसी ने ये नहीं सोचा कि सर उसका फिजिकल स्टॉक अभी भी बढ़कर आ रहा है। रेक्टिफिकेशन एंट्री अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें उसका एक नहीं दो जनरल एंट्री करनी चाहिए। हमें सबसे पहले एंट्री करनी चाहिए सेल्स वाली। तो सेल्स वाली जनरल एंट्री तो एक ही होगी सर, उसको अपनी इसी साल में एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो अकाउंट रिसीवेबल अगर उसने पास ही नहीं करी तो जनरल एंट्री उसको पास करनी पड़ेगी पिछले साल में ही। टू सेल्स करनी चाहिए थी, लेकिन ये बात उसको 2025 में नहीं 2026 में पता चली हो तो रिवर रेक्टिफिकेशन एंट्री 2026 में क्या होगी ये इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको 2025 में नहीं, आपको कायदे से तो 2025 में ये जनरल एंट्री करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। सही एंट्री तो यही होनी चाहिए थी। हम्म। जो भी अमाउंट था, अमाउंट लिखा था क्या क्वेश्चन में हमने? चल अमाउंट हम 10,000 ले लेते हैं कि गुड्स की कॉस्ट 10,000 थी, ये करनी चाहिए थी, और लेट से हमने इस गुड्स को 15,000 में सेल किया था। ये एंट्री कहाँ हो जानी चाहिए थी? 2025 में हो जानी चाहिए थी या नहीं? ये बात समझ में आती? लेकिन ये तो कर ही नहीं पाए सर, भूल गए वो। अब ये बात उनको 2026 में जाके रियलाइज होती कि अरे यार गलती पिछले साल हो गई। अब इसका रेक्टिफिकेशन चाहिए मुझे, बस अगर आपने ये रेक्टिफिकेशन बता दिया मुझे तो आप सुपर स्ट्रांग हो चुके हो अकाउंटेंट, एक अच्छे अकाउंटेंट बन चुके हो। 2026 में बात आपको पता चली, हम तो यहां पर एंट्री कर ही नहीं पाए। ये एंट्री करी नहीं है, मैं देखना चाहता हूं दो एंट्री आप लोग क्या बताते हो। लिखते जाओ अपना अपना आंसर, सोच के एक एक दो मिनट समय लो, सामने एंट्री है। ये एंट्री करना चाहिए था, उसने नहीं करी बेटा। तो जो गलती हुई है उसको रिवर्स करते हैं ना, यही सीखा है हमने। तो सर सबसे पहले ये करना चाहिए था, कुछ भी नहीं करा भाई ने। तो सबसे पहले तुम अपने अकाउंट रिसीवेबल को बढ़ा दे। यस यार, अकाउंट रिसीवेबल को तो बढ़ाओ, डेबिट करो। कितने से बढ़ाओ? 15,000 से। अब मुझे बताओ, क्या सेल्स को 2026 में रिकॉर्ड करना चाहिए या 2025 में रिकॉर्ड करना चाहिए? यहां अगर मैं सेल कर दूंगा तो 2026 की सेल में आ जाएगी, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? सेल्स लिखना गलत वर्ड नहीं होगा? ये बात समझ में आती है कि यस सर सेल्स लिखना तो गलत हो जाएगा, तो अभी सेल्स नहीं लिखते। अभी सेल्स की जगह क्या लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सेल्स तो अल्टीमेटली प्रॉफिट है, तो इसको हम क्या रिटेन अर्निंग लिख सकते हैं? मैंने आपको एक लेक्चर पीछे सिखाया हुआ कि पिछले साल की गलती को अगर रेक्टिफाई करो तो ऐसा मत करना कि उसी में घुसेड़ दिया। आप इंटरनेशनल कोर्स पढ़ रहे हैं तो आपकी अप्रोच इंटरनेशनल कोर्स जैसी होनी चाहिए। सबको ये बात समझ में आई कि हाँ सर अभी एआर तो बढ़ गए, अब सेल्स, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट तो रिटेन अर्निंग में ही जाता है। अब ये गलती भी हो गई थी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं लिख सकते यहां पर, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस साल लिख देंगे तो क्या है, इस साल का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या? अगला क्वेश्चन तो ये है। वो भी डेबिट नहीं कर सकते अपन, तो क्या करें उसकी जगह? दिस इज कॉल्ड एडवांस लेवल। और यही बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि वो इंडिया से पढ़े हुए होते हैं और इस तरीके से उनको किसी ने पढ़ाया नहीं होता, तो वो कंफ्यूज होते रहते कि सर ये क्या चल रहा है यहां पर 10,000 टू क्या करूं, क्योंकि इन्वेंट्री को मुझे अपनी कम करना पड़ेगा। अब इसकी अगर एक कंबाइंड एंट्री करनी हो, इसकी कंबाइंड एंट्री, तो ये 15 से डेबिट था, ये 10 से क्रेडिट था। सॉरी, ये 10 से डेबिट था, 15 से क्रेडिट, तो यहां नीचे 5,000 सीधे लिख दूं। ठीक है, और इसको हटा दूं, देखो मैं आपके सामने डिलीट मार रहा हूं और उठा के इसको यहां पे ले जा रहा हूं। अब ऐसी अचानक से कोई एंट्री आ जाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो क्या चल रहा है।
बात समझ में आई? इफेक्ट सोचते आना चाहिए। कितने लोगों को कॉन्सेप्चुअली पूरी चीजें क्लियर हो गई? ये एडवांस लेवल। एडवांस मतलब अगर आपने इस लेवल का सोच लिया तो आप अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए बेटा। अमेरिका की सीधी बात है, और कहीं के नहीं। और इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो आ ही जाएगा समझ में, लेकिन आपको सीधे अमेरिका के सीए बना दिया जाएगा अगर आप समझ गए और भूले नहीं। प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चों के साथ समझ तो जाते हैं सर लेकिन भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्या लॉजिक है? बिकॉज सर हम प्रैक्टिस नहीं करते इसकी। अब वो मैं करवा लूंगा आपसे, अब टेंशन का सवाल नहीं है। अब मेरे से कई बच्चे ये पूछ सकते सर ये रिटेन अर्निंग में क्यों डेबिट कर दिया? क्योंकि वो हो सकता है बीच में बैठे हुए बच्चे हों। क्या मैंने आपको ये रिटेन अर्निंग का कॉन्सेप्ट पहले डे पे समझाया है या नहीं समझाया है? क्या मैं यहां पर एक वर्ड लिख दूं कि एरर करेक्शन नेवर बी पार्ट ऑफ P&L, नेवर बी पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो करंट की बात करता है। और हम पास्ट अर्निंग के बारे में बोलते हैं रिटेन अर्निंग। अगर आपने ये क्वेश्चन को समझ लिया तो जब आप में से बहुत सारे बच्चे यूएससीपी की एग्जाम देते हैं, हमसे पढ़ते हैं, उनके एडवांस लेवल के क्वेश्चन सही होने लगेंगे। अगर उनको ये बात याद रह गई तो एडवांस लेवल की, ये बहुत एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट। और जब वो ऑडिट पढ़ेंगे तो और भी उनको बेटर समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये हुआ, ये कॉन्सेप्ट। मैंने आपको ये चीजें सीधे ट्रांजेक्शन नहीं समझाया, मैंने ट्रांजेक्शन का इफेक्ट भी समझाया, उसकी गलती हो गई तो उसको रेक्टिफिकेशन भी समझाया। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। कितने बच्चे ये कहेंगे कि सर हमको पूरी बात समझ में आ गई? अगर उनका पूरा कंसंट्रेशन क्लास में था तो, कंसंट्रेशन कहीं और था या पुरानी चीजें देख रहे थे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती। ये मेरा आप लोगों से मानना है। तो कंसंट्रेशन शुड बी रिक्वायर्ड, 100% कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। सर 10K तो करंट ईयर का है ना, 10K तो था ही नहीं उस क्वेश्चन में। देख लो आप लोग, क्वेश्चन को देख लो बेटा। मैंने 20-25 मिनट लगाए हैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। मैंने इन्वेंट्री को कम क्यों कर दिया? ये हुआ नहीं है ना, 2025 में हुआ नहीं है तो मेरी इन्वेंट्री बढ़कर आ रही होगी। सर इन्वेंट्री को क्यों क्रेडिट किया आपने? कोई लॉजिक बता सकता है क्यों मैंने क्रेडिट किया? बेटा ये रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री है। क्या मैं इतने एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट ना समझाऊं? कई और कंफ्यूज हो जाते हैं, कई कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये एडवांस लेवल का समझाने में। अरे इन्वेंट्री आपकी ऑलरेडी बढ़कर आ रही है। इन्वेंट्री तो आपने पिछले साल इन्वेंट्री की जनरल एंट्री पास ही नहीं करी तो ऑलरेडी इन्वेंट्री आपकी ओवर वैल्यूड हो गई थी कि नहीं हो गई? क्या आप ये नहीं सोच सकते कि सर हमने 2025 में ये जो इन्वेंट्री है ये ओवर वैल्यूड कर लिया है? लास्ट ईयर ओवर वैल्यूड कर चुके हैं। तो अगर इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड कर लेते हैं तो मुझे बताओ प्रॉफिट कम होता है या नहीं होता है? तो हमने प्रॉफिट को रिवर्स करना पड़ेगा। तो जब आप पूरा लेक्चर शांति से देखना पड़ेगा आपको, शांति से। अशांति से नहीं चलेगा काम, यहाँ पे बहुत ही आराम से एक एक चीज को सोचना पड़ेगा। तो ये मैंने एडवांस लेवल का टच यहाँ पे कर लिया, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा एडवांस लेवल नहीं टच करूंगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। अभी क्लियर है? तो सर FOB शिपिंग पॉइंट का मतलब जब गुड्स, अब एक आ रहा है FOB ऑन डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? डेस्टिनेशन का मतलब ओनरशिप
ट्रांसफर कब होती है? जब गुड्स कस्टमर के प्लेस पर क्या हो जाए, रीच आउट हो जाए। आप सोचिए, आपने मिंत्रा से कोई गुड्स डिलीवर करवाया, मिंत्रा मेरे पास 2026 में पहुंच रहा है, शुड आई बुक द परचेस ऑन 2026 और 2025? क्वेश्चन मेरा आपसे ये, 2026 में सर, क्योंकि आपने बोला डेस्टिनेशन, तो मेरा क्वेश्चन है सेलर की फिजिकल स्टॉक में ये गुड्स आ रहा होगा या नहीं? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, सेलर के फिजिकल स्टॉक में यस और नो आंसर देना है। फिजिकल में आ रहा होगा या नहीं, बस इसी क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा हूं। कुछ बच्चे यस लिख रहे हैं, कुछ बच्चे नो लिख रहे हैं। चलो, फिजिकल मतलब गोडाउन यानी वेयर हाउस। क्या वेयर हाउस में ये गुड्स पड़ा है क्या? ये कहां पड़ा है? अरे ट्रांसपोर्टेशन के पास पड़ा हुआ है, वेयर हाउस तो गुड्स है ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो कि फिजिकली आ रहा है? क्या फिजिकल काउंट करने पर, फिजिकल काउंट करने पर ये ऑडिटर को देखने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर, वो तो जाएगा बोलेगा ये गुड्स है ही नहीं। बट क्या फिर भी मेरी ये इन्वेंट्री है या नहीं है? ऑनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है? मेरे 2 ईयर के एग्जांपल में 2026 में। तो जो गुड्स 2026 में ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है, तो इसका मतलब सर जो मैं फिजिकल काउंट प्लस ऐड कर दूं यहां पर गुड्स इन, ये किसके लिए लिखा मैंने? ये कौन की बुक्स में बात कर रहे हैं हम, सेलर या बायर? सेलर। वेरी गुड, समझ गए बच्चे। लेकिन सर बुक की लैंग्वेज हमको थोड़ी सी कठिन लगती है। क्या मैं यहाँ पे इंग्लिश की टीचिंग दे रहा हूं, लैंग्वेज की टीचिंग नहीं है? आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एफओबी एट शिपिंग पॉइंट, एफओबी एट डेस्टिनेशन, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो अगर मैं आपसे इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोई न्यूमेरिकल, जो मैंने कल भी पढ़ाया, न्यूमेरिकल मॉक टेस्ट ले लूं एक, तो क्या आप लोग मुझे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को 100% बता देंगे कि यस सर सही है? जो कल हमने पढ़ा, डिफरेंट डेट पर स्टॉक का वैल्यूएशन, एफओबी एट शिपिंग पॉइंट, एफओबी एट डेस्टिनेशन पॉइंट। अब एक क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। ये जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉमन सेंस से बताओ किस कंडीशन में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस प्लस होना चाहिए लॉजिक के साथ? एफओबी एट शिपिंग पॉइंट और एफओबी एट डेस्टिनेशन। शिपिंग सब लिखते चलो अपने अपने हिसाब से। आप मुझे बताओ, मैंने इंदौर वाले से बोला कि भैया तुम्हारा इंदौर होगा कहीं भारत में, हम तो मुंबई वाले हैं, हमें तो हमारे घर पर चाहिए। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा मुंबई वाले को कि भैया, अब आप बोल रहे हो आपके प्लेस पे तो हम आपको पहुंचा के देंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपने बियर करना है। तो डेस्टिनेशन में पे कौन करेगा? जनरली जो पे करता है वो बायर पे करता है, तो बायर इसको बियर करेगा और वो अपनी इन्वेंट्री में। यार आप कॉमन सेंस है, जो आप टीवी खरीदने गए दुकान पे, दुकान वाला बोलता ना रिक्शा वाला भाड़ा लेगा आपके घर पे पहुंचाने का, हमने तो टीवी आपको यहां दे दी सर जी। तो बायर को क्या करना पड़ेगा? एड ऑन करना। तो सर एफओबी एट डेस्टिनेशन, एफओबी एट शिपिंग पॉइंट क्लियर है।
अब अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। किसी ने कंसाइनमेंट वर्ड सुना है? कंसाइनमेंट वर्सेस कंसाइनी, कौन से? अब मैं आपसे, ये मिस्टर एक्स हैं, ये उनकी एक एजेंट है जिसका नाम है मिस्टर जेड। ये इंदौर में है, ये भोपाल में है, और ये दिल्ली में है। कस्टमर। अब मुझे बताओ, मिस्टर एक्स डायरेक्ट रीच आउट ना करते हुए पहले माल भोपाल पहुंचाते हैं और भोपाल से दिल्ली जाता है। क्या मिस्टर जेड के पास पड़ा हुआ गुड्स भी हमारा है या नहीं है? सेलर का अभी भी है कि नहीं है हमारा? यानी यहां पर सेलर वर्ड नहीं यूज करेंगे। हु इज कंसाइनर एंड हु इज कंसाइनी? हु इज कंसाइनर? मिस्टर एक्स इज ए कंसाइनर और मिस्टर जेड इज ए कंसाइनी। तो मैं अगर यहां पर एक वर्ड यूज करूं, गुड्स सोल्ड या गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और एक लिखूं गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट, कौन सा गुड्स आपका नहीं है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। गुड्स है मतलब ये सोचो, ये गुड्स है, ये बॉक्स है, बॉक्स ऑफ क्या है, इलायची रखी इसमें, ये बॉक्स है, ये मुझे मेरे कंसाइनर, ये हेल्ड है, मेरे पास है। मेरे फिजिकल गोडाउन में ये आएगा कि नहीं आएगा, बस आप ये बताओ बेटा। फिजिकल काउंट करते समय, अभी आप ये देख रहे हो ना आप, इलायची, ये मैंने फिजिकल काउंट किया, ये मैंने इसको काउंट किया, मेरे फिजिकल काउंट में है कि नहीं? है ना सर? क्या ये गुड्स मेरा है? गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस फिजिकल गुड्स को भी मैं हटा दूंगा कि भैया मेरा नहीं है। तो जब आप फिजिकल गुड्स में से किसको माइनस करेंगे फॉर योर स्टॉक वैल्यूएशन? लिख दो, चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूं मैं। वाइल वैल्यूएशन ऑफ गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये स्टॉक में पड़ा था लेकिन मेरा नहीं है। अब ये गुड्स मेरा है नहीं, अभी नहीं दिख रहा, देखो फिजिकल है क्या, हाथ में है क्या गुड्स? क्या मेरा ये गुड्स है या नहीं है? अभी मेरे हाथ में तो नहीं है ना, फिजिकल काउंट में आया क्या? नहीं है। लेकिन ये कहां पड़ा है, कहां पे पड़ा है? मेरे कंसाइनी के पास पड़ा है। तो क्या मैं अब इसको बोलूं कि हाँ भले मेरे पास फिजिकल नहीं है बट मुझे मेरे स्टॉक में काउंट करना है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सर आप यहां पे लिख क्यों नहीं देते? अरे लिखना क्या है, समझा देते हैं कि सर अगर आपने फिजिकल कोई काउंट किया है, फिजिकल गुड्स में ऐड करेंगे हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि सर ये हमारे पास फिजिकल गुड्स में तो है ही नहीं, ये तो कहीं और पड़ा है लेकिन है हमारा। और लेस क्या करेंगे, ये फिजिकल गुड्स में तो पड़ा है, गुड्स हेल्ड ऑन। तो ये दोनों वर्ड बड़े खतरनाक हैं वैल्यूएशन करते समय। अब आप मुझे बताइए, क्या ये दोनों गुड्स में से कौन सा गुड्स बुक्स में आज भी दिख रहा होगा? बुक्स में अलग होती है। तो सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो आपने इसको माइनस नहीं किया होगा, फिजिकल भले नहीं लेकिन आपकी बुक्स में तो आज भी ये थर्ड प्लेस पे पड़ा हुआ है। ये सोचना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इन्वेंटरी क्लियर हो गया बेटा, लॉजिक से क्लियर हो गया? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट,
गुड्स ऑन एफओबी, गुड्स ऑन शिपिंग एंड गुड्स ऑन डेस्टिनेशन, गुड्स ऑन डिफरेंट डेट। और कल का लेक्चर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सोचो सब कुछ अपन ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो कितनी बड़े लेवल की प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन। हैव यू थिंक लाइक दैट? बात समझ में आ गई कि किस लेवल का इसमें फ्री ऑन बोर्ड। जानवी, तो क्या आज के बाद इस प्रकार के, अब मेरा तो क्वेश्चन आपसे ये कि अगर मैं चारों का मिक्स करके आपसे जनरल एंट्री पूछ लूं, जर्नल एंट्री +1 मॉक, कितने बच्चे कॉन्फिडेंट है कि सर इसमें आप कुछ भी पूछ लो हम कर लेंगे, जो हमने दो तीन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम किसकी बुक्स की बात कर रहे हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है किसकी बुक्स की बात कर रहे हैं। ये जो कंसाइनमेंट वाला है, इन्वेंट्री किसकी कहलाती है आप तो ये बताओ। हमेशा कंसाइनर की होती है। कंसाइनर की इन्वेंट्री है ना, उसकी इन्वेंट्री कहीं और भी पड़ी है तो वो अपने में काउंट करेगा, लेकिन अगर उसने किसी और से, तो कंसाइनी की तो इन्वेंट्री होती ही नहीं। तो हमें क्वेश्चन को पढ़ते समय दो बातों का ध्यान रखना है। हम सेलर की बुक्स की बात कर रहे हैं या हम बायर की बुक्स की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको इसमें 25 to 30 MCQ दूंगा, +3 केस स्टडी में आपको दूंगा विद सॉल्यूशन। आप मुझे ये सारी चीजें करके बता देंगे अगले हफ्ते तक, और जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं वो पूरी तरीके से इस चीज को रिवीजन करके रखेंगे। अगर आपने यहां तक पूरा रिवीजन कर लिया तो परफेक्ट काम हो जाएगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो, क्योंकि क्या होता था पहले, क्या होता था पहले भी मैं बेसिक क्लासेस पढ़ाता था, लेकिन पहले मैं आप लोगों को टेस्ट नहीं करता था। मैंने सोचा आपने सीख लिया, मेन करिकुलम में सीख लो, लेकिन अब मुझे ये यकीन कराना पड़ेगा आप लोगों ने कि सर हमने जो आपसे सीखा वो हमको आ भी गया है। इसीलिए दोनों मॉडल टेस्ट पेपर मैंने आपसे ले लिए MCQ के, मैंने आपसे असाइनमेंट ले लिया। अब अगेन मैं आपको एक इन्वेंटरी वैल्यूएशन, और इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने अब आगे नहीं बढ़ना है जब तक आप मुझे सेटिस्फाइड नहीं करोगे पास। अभी तक कितने स्टूडेंट ने पीछे के दो मॉडल टेस्ट पेपर को पास कर लिया है, इंक्लूडिंग 80% के साथ में, या 75? कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों मॉडल टेस्ट पेपर को पास कर लिया? बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि हमने पास कर लिया, हैंड रेस कर देते तो मेरे को दिख जाते। मतलब मोस्ट ऑफ द, कितने लोगों ने अभी तक कष्ट नहीं उठाया है करने का? तो कब कष्ट उठाएंगे, अगले साल? हम्म। सर हमें तो पता ही नहीं है कौन से मॉक टेस्ट देना है। आप में से बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज ना दे सकें, इसके लिए मैंने एक नया काम और किया, पता है? वो मैं आपको बता देता हूँ कि कई बच्चे एक्सक्यूज दे देते कि सर हमको तो पता ही नहीं था। सबको पोर्टल तो पता ही होता है। अब पोर्टल के अंदर ही मैंने नीचे वीडियो में ही डाल दिया कि ऐसा करना पड़ेगा। अब ये देखो, लेक्चर 1 मॉडल टेस्ट पेपर 1 देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे जब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ, उसके बाद मैंने लिख दिया असाइनमेंट 1, और उस असाइनमेंट 1 का सॉल्यूशन। फिर मॉड्यूल 3 थी बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट, जिसके अंदर 3 लेक्चर थे। उसके अंदर मैंने आपको असाइनमेंट दिया, उसका सॉल्यूशन दिया। कल मैंने आपको चौथा मॉड्यूल पढ़ाया, उसके अंदर मैंने आपको 2 लेक्चर पढ़ाया, मिला के आज 5। अब अगला मॉक टेस्ट आप जब कंप्लीट करोगे तब जाकर हम आगे के मॉड्यूल की ओर मूव ऑन करेंगे। जो अगला मॉड्यूल होगा वो भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ही होगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा एरर करेक्शन को, तो उसको मैंने अलग सेगमेंट में रखा हुआ। तो अब मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में इंफॉर्म कर दूंगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं, सबको LMS मिल चुका है सभी लोगों ने। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको यही नहीं पता कि सर LMS कैसे चलता है। उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसका भी मैं आपको वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं। तो अब मिलते हैं हमसे दूसरे सेगमेंट में। आपसे आज आप रिवीजन कीजिए और उसको कंप्लीट करके रखिए। तो जो बच्चे ने नए नए ज्वाइन किए हैं वो पुराना रिवीजन को आज बैठ के कंप्लीट कर लें, जिससे वो नए सेगमेंट में जब आएंगे, और हाँ, इस सेगमेंट के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे आने वाले समय में। चलिए मिलते हैं आपसे, थैंक यू वेरी मच।